हेलो गाइस, दिस इज बे चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज डिस्कस करेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट टॉपिक की, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल, बैटरी, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस और इन सब के रिलेशंस की। चलिए, तो बहुत ही शानदार और बहुत फीलिंग वाला टॉपिक है। सेल देखा तो सबने होगा। सेल तो सेल होता क्या है? सेल जो देखा है आपने, इस सेल है क्या? सेल बेसिकली, सेल पे देखते हो आप कि जैसे आपकी घड़ी में जो सेल लगता है ना, उसकी बात करते हैं। अगर जो उसमें जो सेल लगता है या रिमोट में जो सेल लगता है, उसमें देखते हो एक साइड में पॉजिटिव लिखा होता है, एक साइड नेगेटिव लिखा होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। और जब सेल लगता है तो ये वर्क कैसे करता है, आखिर होता क्या है सेल के अंदर ऐसा कि जो है चीजों को मतलब कहीं ना कहीं स्टार्ट कर देती है, करंट की सप्लाई दे देती है। तो सेल एक्चुअली है क्या? बेसिकली ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, अब ऐसे थोड़ी ना किसी जो है वुडन ब्लॉक में ले जाकर सेल लगा दो, उसमें क्लॉक बना दो, चलने लगा, नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक्चुअली होता क्या है कि जो भी सिस्टम बनाए गए हैं जहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करके हम चीजों को मूव कर सकते हैं, चला सकते हैं, तो ये एनर्जी की सप्लाई देता है। तो सेल बेसिकली होगा क्या? इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी which provides the electric current to the circuit। तो या which maintains the electric current in the circuit। तो सेल क्या हो गया? इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको लिखेंगे इट इज ए source of energy which maintains the flow of current in the circuit, which maintains the flow of current in the circuit। तो जैसे एक सेल है हमारे पास, इस सेल का जो ईएमएफ है मान लो कि E है, EMF, और यहां से हमने एक रेजिस्टेंस इस तरह से लगा दिया। रेजिस्टेंस, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और सेल के पास जो होता है, सेल के अंदर जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। साइड में बना हुआ मिलेगा, अभी इस पर डिस्कस करेंगे। ये कैपिटल R रहेगा, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये जो पढ़ते हुए चले आए हो आप, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। या यहां पर कोई लोड लगा सकते हैं, RL लगा सकते, RL भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस मतलब ये हो गया जैसे मान लो एक बल्ब लगा दिया, एक फैन लगा दिया यहाँ पे। तो ये इस सेल से जब ये मूव करके यहाँ से क्या करंट को फ्लो कराएगा, तो ये जब वर्क करेगा तो होता क्या है कि ये सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी जब इसको मिलती है, इस वायर में एनर्जी जाती है, तो क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है आपको पता है, करंट जनरेट हो जाती है। तो ये छोटी सी कहानी सेल के ऊपर। तो यहां पर सेल के बारे में देख लो, और छोटा सा नॉलेज क्या कि सेल जो होता है आपका, सेल किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? तो केमिकल एनर्जी को, इनका काम होता है भाई साहब का कि केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें नहीं, किसमें? तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं, किससे? सेल के थ्रू। ठीक है ना। और इसमें अगर देखो बैटरी कैसे बन जाती है भाई, अगर जैसे सेल का देख रहे हो आप, सेल में क्या होता है इस तरह से। तो अगर बैटरी किसको बोलेंगे? बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर दो सेल को मिला दो, क्या कर दो? दो सेल को मिला दो। जैसे मान लो एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, दोनों सेल को मिलाने पे तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। तो इस तरह से जहां पे आप सिंबल देखेंगे उसको क्या बोलेंगे कि ये बैटरी है। क्या है? बैटरी। ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। तो ये बैटरी का भी वही काम होता है। क्या होता है? इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच मेंटेन्स द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। इसके बाद इसमें अगर हम छोटी बात करें मतलब जो इंपॉर्टेंट बात करें, जहां से थोड़ा सा कहानी स्टार्ट होती है, EMF। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दो,
चलिए EMF की बात करते हैं। EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ये है क्या? हाँ, तो देखिए EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, इसको फील करो। कैसे फील करोगे? जैसे मान लो कि एक सेल है आपके पास, या आपके घर में एक बैटरी, एक इन्वर्टर आप बैटरी खरीद के ले आए। वो बैटरी बोला गया आपसे कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है। दुकानदार ने आपसे कहा कि भैया आप जो बैटरी ले जा रहे हो वो 12 वोल्ट की बैटरी है। अगर वो 12 वोल्ट की बैटरी है तो हम जब घर पे लेके आए, हमने अपना फैन, अपनी एलईडी उससे कनेक्ट किया, उसके बाद पोटेंशियोमीटर लगाए वायर में, बल्ब के पास देखा हमने कि अरे ये तो 10 वोल्ट आ रहा है, तो चीटिंग है भाई। चीटिंग कैसे? कम वोल्टेज आ रहा है। हम तो ले आए थे 12 वोल्ट का, लेकिन हमने जब एलईडी लगाया, फैन लगाया, उसके बाद उसके पास ले जाकर के वायर के पास चेक किए तो हम देख रहे हैं कि हमें मिल रहा है 10 वोल्ट का। तो वो 2 वोल्ट कहां चला गया? तो देखो ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है, वो जो कंपनी बनाती है वो कहती है ये 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन कब? जब ओपन सर्किट है, जब कोई भी डिवाइस आप उसमें ना अटैच करें, कोई एलईडी, कोई फैन, कुछ भी ना लगाएं, तब उसका पोटेंशियल आप मेजर करोगे तो 12 वोल्ट आएगा। मतलब बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे नेगेटिव टर्मिनल का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 12 वोल्ट आएगा। कब? जब कुछ भी अटैच नहीं होगा। तो ये जो ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, जब करंट फ्लो नहीं होती है उस बैटरी से, उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम EMF बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मींस देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, तो करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है, ओपन सर्किट है, उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका EMF बोला जाता है। ठीक है ना? तो EMF क्या बोला जाएगा? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल PD, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन ओपन सर्किट, ऑफ एन ओपन सर्किट मींस देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। ओपन सर्किट में क्या होता है? कोई करंट फ्लो, नो फ्लो ऑफ करंट, या नो करंट लिख दे रहा हूं, कोई करंट नहीं फ्लो करती। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन ओपन सर्किट। तो किसी ओपन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस EMF होता है। ठीक है ना? मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे पास एक बैटरी है, ठीक, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, अभी हमने इसको किसी अप्लायंस से कनेक्ट नहीं किया, तो इसका जो EMF है इट इज डिनोटेड बाय, देखो NCERT में भी ऐसे ये वाला E बना हुआ है। ठीक है, ये E इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम ये पढ़ चुके हैं। तो यहां पर देखिए ये E आपका सिंबल होगा EMF का। तो जो ये EMF आपका आ रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव EMF। ठीक है ना? तो देखिए अब यहां का पॉजिटिव, यहां का नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव पे E और यहां पे 0। ठीक है ना? मतलब ऐसे भी बोल सकते हो यहां पर पोटेंशियल V और यहां नेगेटिव पे 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस E इज इक्वल टू V माइनस 0। तो E इज इक्वल टू क्या? इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना E के बराबर है, EMF के बराबर है। किस केस में? जब सर्किट ओपन है। लेकिन जब इसको क्लोज करके कोई डिवाइस इसमें अटैच कर दिया जाएगा, तब उस केस में इस पर इफेक्ट आता है, और इफेक्ट क्यों आता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए इसको और थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो भैया, इसकी एक EMF की एक दूसरी डिफिनेशन इसकी जो है, द वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस का जैसे हमने पढ़ा था कि द वर्क डन बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोला था। तो यहां पर क्या है, वही डिफिनेशन बनाने की कोशिश की है कि वर्क डन बाय द सेल इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द होल सर्किट इज कॉल्ड EMF। मतलब वही डिफिनेशन है लगभग। तो EMF जो है E इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, E इज इक्वल टू W/Q भी लिख दिया जाएगा। यह भी एक फार्मूला इसका, एक फार्मूला इसका बनेगा। वैसे ही सेम देखो,
होल सर्किट में। लेकिन इस केस में जो वर्क हो रहा है वो किस केस में हो रहा है, जब सर्किट ओपन है। ओपन सर्किट है मतलब कैसे, जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल करंट तो फ्लो करेगी, चार्ज का फ्लो होगा ना निगेटिव से पॉजिटिव तक। अगर चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव तक फ्लो होके आ रहा है तो भले ही मान लो आप बैटरी लेके आए और रख दिए, ऐसे ही अगर रख दिया तो क्या वो डिस्चार्ज नहीं होती, होती है ना। कैसे होती है, क्योंकि चार्ज का मोशन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक होता रहता है, और होता रहता है इसका मतलब वो वर्क हो रहा है कुछ ना कुछ। तो जो वर्क हो रहा है तो उस वर्क के फॉर्म में एनर्जी वहां पर लॉस होती जाएगी। तो यही केस, इसीलिए यहाँ पर ईएमएफ वर्क करता है, ईएमएफ में भी वर्क होता है, मतलब ओपन सर्किट में भी वर्क होता है। भले ही आप बैटरी रख देंगे 1-2 महीने, देखो उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगी, है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स से बता रहा हूं जो जरूरी है जानना। अब देखो इसी में आ जाता है टर्मिनल वोल्टेज। इसका एक सर्किट डायग्राम मैं आपको समझा दूं कि जैसे मान लो ये हमारा ईएमएफ है ई, यहां से हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक। अब यहां से ईएमएफ ई और यहां पर एक चलो बल्ब लगा दिया है, ठीक, एक बल्ब लगा हुआ है। अब अगर ये सर्किट क्लोज है, ओपन मतलब, ओपन का मतलब ये, ठीक, ओपन है, ओपन है इसका मतलब इसका ईएमएफ ई ही रहेगा। अब यहां पर इसको अगर हमने क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया तो यहां से करंट फ्लो होके आएगी, ये बल्ब ग्लो करेगा तो बल्ब जलेगा, तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां आकर के हम अगर पोटेंशियोमीटर लगा करके वोल्टेज को मेजर करते हैं तो इसका वोल्टेज आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है। ई और वी दो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस एक ही सर्किट के अंदर आ रहे हैं। हमारा सेल का जो ईएमएफ था वो ई था, यहां जो हम मेजर कर रहे हैं वो टर्मिनल वोल्टेज। तो इसके बिहाफ पर अब सोचो ई और वी दो अलग क्यों हुए, क्यों हुए, क्योंकि ये वैल्यू अलग हो जा रही है, ये वैल्यू अलग हो जा रही है। कैसे, अब यहां से करंट फ्लो होके आ रही है, अब सोचो कौन रीजन होता है, इसका मतलब इस सेल के अंदर या इस सेल की वजह से कुछ तो ऐसा हो रहा है कि ये ईएमएफ आपका चेंज हो जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ का है वहां नहीं रह रहा है। आइए उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सोचो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज क्या है, टर्मिनल वोल्टेज भी क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यह भी पोटेंशियल डिफरेंस है। टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए क्लोज सर्किट। तो किसी क्लोज सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब क्या हुआ, देयर इज ए फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। तो करंट यहां पर फ्लो करती है, जब करंट फ्लो करती है उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोल रहे हैं। और इसका टर्मिनल वोल्टेज का अगर हम देखें फार्मूला, V इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही, V इज इक्वल टू W, इसको स्मॉल w लिख दे रहा हूं या W डैश बोल दे रहा हूं, W डैश डिवाइड बाई Q। यहां भी तो चार्ज का फ्लो हो रहा है तो V इज इक्वल टू W बाई Q, इसमें भी वर्क डन हो रहा है। तो देखो दो चीजें, चार्ज जो वर्क करेगा जब सर्किट ओपन होगा तो ईएमएफ आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब सर्किट को क्लोज कर देंगे उस केस में जो वर्क होगा, चार्ज का जो वर्क होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, वर्क का डिफरेंस। ओपन में कैसा वर्क हो रहा है, अलग वर्क होगा, क्लोज हो गया तो कैसा वर्क होगा, अलग वर्क होगा। अब इसके बाद इन दोनों का टर्मिनल वोल्टेज हो गया। तो बताओ भाई, अब यहां से E और V क्या इक्वल है, नहीं, V कम है, तो कम है इसका मतलब इसमें कुछ तो ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो ड्रॉप आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस में कमी आ रही है, उसको टर्मिनल वोल्टेज में ऐड कर दें तो इसके इक्वल लिख सकते हैं, एक रिलेशन बन जाएगा। E को हम क्या बोल रहे हैं, EMF बोल रहे हैं, ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, और V डैश क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप बोलेंगे या तो कहीं कहीं आपको मिलेगा पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। अब सोचो, या V इज इक्वल टू E माइनस V लिख सकते हैं, रिलेशन, अभी इस रिलेशन पर हमें पूरा डेरिवेशन भी करना है, अभी बेसिकली इसको समझो। E इज इक्वल टू V क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज। मतलब ये है कि यहाँ 12 वोल्ट अगर मान लो निकल रहा है, 12 वोल्ट यहाँ पे गया कितना, 10, तो क्या 12 इज इक्वल टू यहाँ 10 लिखोगे, नहीं ना, 10 में 2 प्लस करोगे तो 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 लिख सकते हो। यही चीज है कि EMF इज इक्वल टू, हम V लिख रहे हैं तो इक्वल तो है नहीं, इक्वल करने के लिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐड कर दिए, जो ड्रॉप हुआ वो ऐड कर दिए, तो इसीलिए EMF इज इक्वल टू V प्लस। जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है, हमें कितना यहां दिखाई दे रहा है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट मिला, और उसके बाद इसका मतलब 2 वोल्ट कहां चला गया,
कौन लेके निकल लिया, वो उसको ऐड करो तभी तो इक्वल लिख सकते हो, इसीलिए ये चीजें यहां पे लिखी जा रही हैं। आइए, इसका मतलब ये है कोई ना कोई तो है जो इसके ईएमएफ को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसके ईएमएफ को डिस्टर्ब करने वाला जो पॉइंट है, जो एलिमेंट है, जो नाम है, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल के पास होता है, हर एक बैटरी के पास होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ इसके पास बनाया जाता है, इस तरह से सेल के पास होगा या बैटरी के पास ही होगा। आइए उस पर हम चर्चा करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस पर। तो देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमारे ईएमएफ को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो रहा है, वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कोई भी सेल या कोई भी बैटरी, जैसे मान लो कि एक सेल है इस तरह से, तो इसके पास यहां पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी के अंदर। जैसे जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल अंदर होता है, यहां पे उसे ड्रा नहीं हो सकता, तो इसको इस तरह से हम बैटरी या सेल हो, इसको ऐसे ब्लॉक में कर देंगे तो पता चलेगा कि ये सेल का या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। कभी कभी ये नहीं बना रहेगा, तब भी इसके पास जो रेजिस्टेंस होगा बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, 1 ओम 2 ओम, इससे ज्यादा नहीं, या 0.5 ओम। तो ये आप समझेंगे क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब इसके बाद मान लो कि एक यहां रेजिस्टेंस लगा हुआ। अब इस रेजिस्टेंस को हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R बोलेंगे, और ये स्मॉल r रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका ईएमएफ V है। ठीक है ना। अब सोचो यहां से करंट I अगर फ्लो होके जा रही है, I करंट फ्लो होके जाएगी इंटरनल की वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से इस करंट, इस सर्किट में जो वोल्टेज होगा वो कम जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज को क्या करता है, कम कर देता है, वोल्टेज का ड्रॉप कर देता है, ईएमएफ कम हो जाता है। ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस कम होने का रीजन इंटरनल रेजिस्टेंस है। अच्छा, अब देखो यहां पर जो पोटेंशियल आया, I इंटू आर करें, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो यहां पर जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है, V जो मिल रहा है वो I इंटू कैपिटल R मिल रहा है। ये पोटेंशियल कितना कम करेगा, ये कितना पोटेंशियल कम करेगा, अगर V डैश, स्मॉल v डैश या V डैश ही लिख लो, पोटेंशियल ड्रॉप का सिंबल, तो इसमें भी करंट I आएगी इंटू स्मॉल r। तो पोटेंशियल के फॉर्म में अगर सबको लिखना चाहें, ये वोल्टेज ड्रॉप करने वाला I इंटू स्मॉल r हो गया, और ईएमएफ तो हमारा E है ही। तो E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V प्लस V डैश लिख रहे थे, तो E इज इक्वल टू V की जगह I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। अभी ये रिलेशन भी हमें पढ़ना है। ठीक है ना। तो देखो, तो E इज इक्वल टू I कॉमन हो जाता है, R प्लस R, मैं एक बार इसको बता भी चुका हूं। तो I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस R आ जाएगा ये रिलेशन। I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस R आ जाएगा। यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस की डिफिनेशन पहले समझें आप। देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस की जो डिफिनेशन मैंने लिखी है, ध्यान से देखें, उसमें क्या लिखा कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो बैटरी के अंदर सॉल्यूशन होता है। कंडक्टिंग सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। जैसे आप देखे होंगे, मान लिया कि एक सॉल्यूशन यहाँ पे रख दिया गया और इसमें एक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड ए पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया, और ये इसके अंदर जो सॉल्यूशन है जिसमें रखा हुआ है, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिंग सॉल्यूशन को बोलते हैं, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रोड बोले जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रोड हो गया और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, कंडक्टिंग सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। अच्छा, एक बात और, बातों ही बातों में मेरी आंखों में, चलो रहने दो, मेरी आंखों में कुछ नहीं, सबको पता है मेरी शायरी, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, मतलब बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन होता है, जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है, वही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, तो इससे समझने की जरूरत है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे ईएमएफ को कम करने में
ईएमएफ को कम कर रहा है। तो देखो अब इसकी बात करें अगर, तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उसकी बात कर लें। तो देखिए यहां पर 3 पॉइंट हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 3 पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के हमारे 3 फैक्टर्स हैं जिस पर वो डिपेंड करता है, मतलब उससे इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इस पॉइंट की अगर हम बात करेंगे। तो 3 जो फैक्टर्स हैं उस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। सबसे पहले देखो लिखा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ द सेल। मतलब सेपरेशन ऑफ द सेल का मतलब जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके बीच में कितनी ज्यादा डिस्टेंस है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा, जितना गैप होगा इतना ही ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्रिएट करेगा। पहली बात समझ में आ रही है। दूसरी बात की गई कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट्स एरिया डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब एरिया प्लेट की जितनी ज्यादा होगी। ऐसे ही लाइव एग्जांपल इसका देखो, इसीलिए बोला जाता है कि जो फ्लैट बैटरी होती है, जो ऊंची वाली बैटरी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, और जो थोड़ी सी चौड़ी होती है ज़्यादा वो कम देर तक उसका चार्ज रुकता है। तो उसका रीज़न यहाँ से समझना, उसको समझना ध्यान से। आपके घर में अगर वो बैटरी जो ऊंची वाली है उसकी जो स्टोरिंग एनर्जी कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लैट वाली जो बैटरी आती थी। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट एरिया डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। तो उसमें जो प्लेट बैटरी के अंदर लगे हुए हैं, अगर उसकी एरिया बहुत ज़्यादा है, एरिया मतलब ज़्यादा है, चौड़ी बैटरी है, तो क्या होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। बात समझ रहे हो। तो प्लेट एरिया पर भी डिपेंड करता है। दूसरा, अगर सिंपल सी बात है, एरिया अगर ज़्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब यहां पर इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। देखो एरिया ज्यादा से एक बार और समझो, वो उल्टा बताया मैंने, क्या उल्टा बताया उसको समझो। जैसे आप देखते हो जो बैटरी आपकी लंबी होती है, इसका मतलब उसमें जो प्लेट्स होते हैं वो बड़े बड़े प्लेट्स होते हैं। अगर वो प्लेट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ध्यान से, प्लेट्स बड़े बड़े हैं, एरिया ज्यादा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम है। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कम है, बहुत कम है, इसका मतलब जो आपका ईएमएफ है उसके इक्विवेलेंट लगभग थोड़ा सा कम आपका टर्मिनल वोल्टेज, तो आपको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा यूज करने के लिए, है कि नहीं। तो जो बैटरी ऐसे ऊंची होती है, इस तरह से जो बैटरी आपकी होती है, ऐसे बैटरी के अंदर जो प्लेट्स लगे होते हैं, प्लेट्स ऐसे देखते हैं, ऐसे प्लेट्स लगे होते हैं, तो इसकी एरिया जब ज़्यादा हो जाती है ना, प्लेट्स की एरिया जब ज़्यादा हो जाती है, ऐसे भी लगे होते हैं, तो प्लेट्स की एरिया जब ज़्यादा होती है इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कम हो जाता है, इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। और एक देखते हो बैटरी ये जो ऐसे आती थी इस तरह से, इसमें देखते थे इस तरह से, इसकी एरिया उसके कंपैरिजन में, सिंपल सी बात है, बैटरी को देख के आप उसकी एरिया बता सकते हो, बैटरी के साइज को देख करके, उसका जियोग्राफी देख करके आप बता सकते हो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। मान लो 12 वोल्ट की 2 बैटरी अलग अलग शेप में आपके सामने आए, उसकी एरिया देख करके आप बता सकते हो ना, सिंपल सा आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो कि किसमें किस इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, किसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जिसकी एरिया ज़्यादा आपको दिखेगी उसको क्या बोल दोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, उससे ज़्यादा वोल्टेज हमें मिल सकता है। और जिसकी एरिया कम रहेगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो उससे टर्मिनल वोल्टेज हमें कम मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट है इसमें कह रहा है इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर पर, उसके नेचर पर और उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मतलब अगर उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, मतलब H2SO4 का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करते हैं, इसमें जो सॉल्यूशन होता है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन जो होता है, अगर उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी देखो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब H2SO4 का उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, वो भी क्या बैलेंस रहना चाहिए। बहुत ज्यादा हो जाएगा तब भी रेजिस्टेंस वो ज्यादा क्रिएट कर देगा। तो ये 3 फैक्टर थे जिस पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आई थिंक आपको याद रहेगा। तो देखिए रिलेशन है यहाँ पर, छोटा सा डेरिवेशन 1 मार्क्स में, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड
इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इन तीनों में क्या रिलेशन है? तो हमने एक सर्किट ड्रॉ किया है, इसमें एक सेल लिया है जिसका ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट आई फ्लो होके जा रही है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा आर लगा हुआ है। तो देखिए इसमें होगा क्या, अब इस ईएमएफ इसका ई हो गया, अब इस सर्किट का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा मान लो कि वो वी हो गया, ठीक है, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है मान लो वी डैश हो गया। स्टार्ट करें। तो यहां से जो ईएमएफ है हमारा कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होगा भाई, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन इस सर्किट की क्या होगी, इसका जो ईएमएफ है ईएमएफ शुड बी इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, इसके इक्वल होना चाहिए। यही तो है इसका इसके पोटेंशियल डिफरेंस का इक्विलिब्रियम कंडीशन यही होगा। ईएमएफ को हम वी ही लिख रहे, वी को आई इंटू कैपिटल आर, टर्मिनल वोल्टेज का आई इंटू कैपिटल आर, वी डैश वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, करंट तो स्मॉल आई ही आर। अब यहां पर E इज इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आर, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए अभी I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू अगर लिखना चाहें I इज इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू वी बाई आर अगर लिखें तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के बहुत से तरीके, E अपॉन आई इधर कर लो इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर, या इंप्लाइज दैट स्मॉल आर इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आई, आर इज इक्वल टू इसको इधर कर लिया माइनस आर, एक तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब देखो भाई फार्मूले से फार्मूला जितना बनाना चाहो आप उतना बना सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये किस सर्किट का होगा, एट इक्विलिब्रियम सर्किट फॉर क्लोज सर्किट, फॉर क्लोज्ड सर्किट, सर्किट क्लोज है इस बात का ध्यान देना है। ओपन सर्किट होगा तो सिंपल सी बात है, स्मॉल आर जीरो हो जाएगा तो E इज इक्वल टू आई इंटू या E इज इक्वल टू वी हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं ओपन सर्किट के केस में। तो ये R इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आई माइनस आर, R इज इक्वल टू कैपिटल आर। देखो एक फार्मूला और थोड़ा सा इसी से फार्मूले से फार्मूला कैसे बनाया जा सकता है, V इज इक्वल टू कैपिटल V इज इक्वल टू ये I इंटू कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो यहां से कैपिटल R इज इक्वल टू V अपॉन आई लिख सकते हैं, मतलब इसकी जगह V अपॉन आई भी लिख सकते हैं, तो फार्मूला EV में भी बन जाएगा। तो जैसा आप करना चाहें तो किसी भी फॉर्म में इस फार्मूले को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिलेशन अगर बताना है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। तो देखिए एक और मैं बता रहा हूं इसी में, अगर ये I यहां पे है, I इज इक्वल टू इस इक्वेशन से देखो I इज इक्वल टू कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं EMF डिवाइड बाई R प्लस आर, I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V डिवाइड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस आर। इसको और सॉल्व करो, इसको अगर और सॉल्व करें हम तो और सॉल्व करने से फायदा क्या होगा, स्मॉल आर निकालना, इसको इधर लाते हैं, V इंटू वी आर प्लस V इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू E कैपिटल आर। तो V इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू E आर माइनस वी आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू E आर डिवाइड बाई V माइनस वी आर डिवाइड बाई V। तो V से V कैंसिल, स्मॉल आर इज इक्वल टू E बाई V माइनस R। तो ये भी फार्मूला एक हो जाता है। तो जिस फॉर्म में आप चेंज करना चाहें कोई बुराई नहीं है। तो ये भी आपका हो गया, वो भी फार्मूला हो गया, जिस फार्मूले में जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से न्यूमेरिकल में हम इसका यूज करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं और आगे। चलिए एक पॉइंट है एक चार्जिंग ऑफ सेल का, ये बड़ा कंफ्यूज करता है चार्जिंग ऑफ सेल, उसको आपका मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं कि कोई भी चीज जैसे कोई भी बैटरी जब चार्ज होती है तो उस केस में क्या होता है। अब सोचो अगर बैटरी आप जब घर में यूज कर रहे थे तो आपका ईएमएफ से ही करंट फ्लो होके जाती थी। जब आप बैटरी यूज कर रहे हैं, चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो बैटरी को अगर आप कोई भी बैटरी जैसे मोबाइल की बैटरी यूज कर रहे हो तो उस केस में क्या होता है, मोबाइल की बैटरी जब हम यूज करते हैं मतलब यूज करते हैं तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होके जाती है और जिसकी वजह से वो पूरा मोबाइल वर्क करता है। लेकिन जब अगर हम चार्ज में लगा देते हैं, मोबाइल चार्ज में लगाने पर देखिए क्या प्रोसेस होता है। हमने जब चार्ज में लगाया
तो ईएमएफ के पॉजिटिव टर्मिनल से आपकी एडाप्टर का, आपका प्लग का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाता है और उसके सेल के, उस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उस एडाप्टर का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाता है। ये बात ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा अब सोचो, अभी तक तो ये हो रहा था कि यहां से फ्लो होकर के करंट जा रही थी, ईएमएफ के पास फ्लो होकर के जा रही थी। इसका मतलब ईएमएफ के पास जो वोल्टेज था वो ज्यादा था, इसीलिए दूसरे को दे रहा था। इसका मतलब अब जहां से इसको वोल्टेज मिल रहा है, अब जहां से इसको वोल्टेज मिल रहा है, इसको चार्जर बोल दो। अब जहां से वोल्टेज मिल रहा है चार्जर से, इसका जो पोटेंशियल V है वो ज्यादा है या ईएमएफ ज्यादा है? ये ज्यादा है, चार्ज करने वाला ज्यादा हुआ ना। अब देखो, अगर V इज इक्वल टू, तो ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ सेल ये फार्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस IR हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमारा इसके अंदर रहेगा ही, इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, है ना। तो ये फार्मूला चेंज, E इज इक्वल टू V माइनस IR हमने लिखा था, या E इज इक्वल टू V प्लस IR लिखा था। तो जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे तो चार्जिंग के केस में ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। उस केस में टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, ईएमएफ कम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो चार्ज का फ्लो है वो देखो किधर से हो गया, करंट का फ्लो किधर हो गया, उस चार्जर से करंट फ्लो होके हमारे सेल के पास आती है। तो ये छोटा सा पॉइंट था, बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट केसेस की। चलिए डिफरेंस केसेस की बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल मतलब ये है कि जैसे दो टर्मिनल के बीच का, एक टर्मिनल P और एक टर्मिनल Q, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब V जो हम निकालते हैं, V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, VP माइनस VQ लिख सकते हैं। VP ही क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ये Q क्या है, नेगेटिव से जुड़ा तो यहाँ कम होगा, इसीलिए हायर माइनस लोअर। तो V इज इक्वल टू VP माइनस Q, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। और V इज इक्वल टू हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, V इज इक्वल टू हम पढ़ रहे हैं E माइनस I इंटू आर। V इज इक्वल टू V प्लस IR, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR हो जाएगा। अब देखो इसकी जगह हम लिख दें VP माइनस VQ इज इक्वल टू, क्या इसमें कोई करंट फ्लो होगी, ओपन सर्किट है तो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, तो I क्या होगा इसमें, 0 होगा। तो इसका मतलब E माइनस I इंटू 0 इंटू R। तो VP माइनस VQ इज इक्वल टू E हो जाएगा। मतलब V इज इक्वल टू आपका जो फार्मूला आया वो क्या आ गया, E आ गया। फर्स्ट केस में हमने केस क्या लिया था, व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट है तो करंट का फ्लो नहीं होगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ईएमएफ के इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए ला 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 ला। तो जो दूसरा केस है हमारा वो क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल व्हेन द सेल इज सप्लाइंग करंट, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल व्हेन सेल इज सप्लाइंग करंट। देखिए भैया सेल यहां पर करंट की सप्लाई दे रहा है, कैसे, जैसे मान लो आपकी मोबाइल है, आप अब यूज कर रहे हो तो आपकी बैटरी वर्क कर रही है ना, करंट की सप्लाई दे रही है। जैसे मान लो आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ, लाइट नहीं है, इन्वर्टर से करंट की सप्लाई हो रही है ना, तो ऐसे ही इसका मतलब डिस्चार्ज हो रहा है ना, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रही है ना आपकी बैटरी जब आप मोबाइल यूज कर रहे हो। तो उस केस में क्या होता है ना, वही केस तो पढ़ रहे थे हम लोग, अपन लोग वही केस पढ़ रहे थे। तो अपन लोग जो पढ़ रहे थे उस पर जो है ये दूसरा केस कैसे समझ में आएगा, ये देखो। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू फार्मूला क्या, E माइनस I इंटू आर। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर था, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर लिख रहा हूं, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। V पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकालना है, VP माइनस VQ, VP माइनस VQ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। E, चलिए बहुत बढ़िया, E माइनस I इंटू आर। इसका मतलब ये हुआ जो पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में आपको मिलेगा वो आपके ईएमएफ से कम मिलेगा। इस आपका ईएमएफ E है, जितना भी था ओपन सर्किट का होता है,
तो यहां जो मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब जो Vp माइनस VQ होगा, इसको हम V लिख रहे हैं, तो Vp माइनस VQ इज लेस देन EMF होगा कि नहीं? तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के केस में ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल या डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी, की पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज या ओपन क्लोज सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है Vp माइनस VQ है, वो हमारे EMF से कम हो जाएगा। तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। देखो तीसरा केस अभी मैंने बताया था, चार्जिंग करके बताया था। चार्जिंग ऑफ सेल व्हेन करंट इज टेकिंग करंट, सेल इज टेकिंग करंट। सेल इस बार करंट ले रहा है, इसका मतलब ये कब ले सकता है? जब ये अभी कम होगा, तो इसका मतलब आपको ये आइडिया तो लग ही रहा होगा कि EMF इज लेस देन टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन EMF, मीन्स Vp माइनस VQ इज ग्रेटर देन EMF। सिंपल सी बात है, केस हो जाएगा। मीन्स Vp माइनस VQ इज इक्वल टू E प्लस I इंटू R, जो अभी बताया था मैंने। ठीक है ना, सिंपल सा केस। चलिए एक और है केस हमारे पास, लास्ट केस है यहाँ का कि व्हेन द सेल इज शॉर्ट सर्किट। अब सोचो आपका सेल ही शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर सेल शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या आपका ये रेजिस्टेंस क्रिएट होगा? नहीं क्रिएट होगा ना। अगर सेल शॉर्ट सर्किट कर गया तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो, मींस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट ऑफ द सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, मींस R इज इक्वल टू जीरो हो गया। अगर R इज इक्वल टू जीरो हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r होता है, और V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R होता है, इज इक्वल टू E माइनस स्मॉल r। R जीरो हो चुका है तो I इंटू जीरो इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। अब सोचो ये जीरो इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R, तो E इज इक्वल टू I इंटू R, ये फार्मूला बन जाएगा। या R इज इक्वल टू E अपॉन I, जैसे भी, या I इज इक्वल टू E अपॉन R, जो यूज करना चाहो। तो इस तरह से ये चार केसेस थे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने उससे अगर ये वीडियो बनाया तो आप इसको ध्यान से समझें और इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि ये और भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें आप प्लीज। वोल्ट मतलब EMF इज इक्वल टू 3 वोल्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन में वैल्यू है वो लिख लो। व्हेन द टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, R इज इक्वल टू दिया है आपको 4 ओम। Then the voltmeter reading drops to 1.2 volt. 1.2 volt means V is equal to 1.2 volt दिया हुआ है। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस R फाइंड करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस R फाइंड करने का फार्मूला सीधा सीधा अप्लाई कर दे हम। इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R इंटू E माइनस V डिवाइड बाई V। चलिए वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आपके सामने है। इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R, कैपिटल R कितना है 4, E कितना 3 माइनस 1.2 डिवाइड बाई 1.2 मीन्स 4 इंटू 3 माइनस 1.2 वी कैन राइट इट 1.8 डिवाइड बाई 1.2, ये 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स एंड 4 2 जा 2 इक्वल टू 6 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अपना कितना आ गया 6 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने केस बहुत सारे देखे तो आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज।